ओके, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। और कार्डियक डिसरिथमियास की सीरीज़ में अभी हम लोगों ने लास्ट जो किया था दैट वाज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और आपको बताया था कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक बहुत ही ख़तरनाक है। इट इज़ अ फैटल मीन्स इट इज़ अ प्राणघातक। तो अगर प्राणघातक है तो उससे जान भी जा सकते हैं ना। फैटल मीन्स या लीथल मीन्स होता है प्राणघातक या जान चली जाना। तो बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे और भी खतरनाक बीमारी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एक्चुअली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिस इज अपीयर्ड इन द ईसीजी। ये ईसीजी में अपीयर्ड होता है और ईसीजी में देख के हम बताते हैं। इसके कॉजेज़ अलग हैं। कॉजेज़ इसके बहुत सारे हो सकते हैं। हेरिडिटरी कॉजेज़ भी है और क्या कहते हैं प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज़ भी है। कुछ मोस्ट कॉमन कॉजेज़ भी हैं जो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो देरी ना करते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन से आप समझ ही रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एट्रियल फिब्रिलेशन किया था, है ना, उसी तरीके से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल्स का काम आपको पता ही है कि वेंट्रिकल्स जो है वो आउटपुट देता है। राइट वेंट्रिकुलर जो वेंट्रिकल्स है वो आउटपुट देता है किसको, वो जाता है पर्नरी आर्टरी में, पर्नरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जब वो अपना स्ट्रोक वॉल्यूम करता है, जब वो सिस्टोल होता है तो आयोटा से ब्लड किस में चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यही अगर वेंट्रिकल्स जो हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखते हैं एक ईसीजी के अंदर, जो मैं फिर से बार बार बताता हूँ आपको, ये जो हम लोग PQRST, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है जब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होता है। ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन जब यही वेंट्रिकल्स किसी डिजीज़ के कारण या बीमारी के कारण अगर उसका ये हाल हो जाए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहले हम लोग छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है क्या। दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिसरिथमिया, ये आप तुम समझ ही रहे हो। लेकिन इसके साथ क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट पे एक डिटेल वीडियो हम लोग करेंगे। लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज़ अ टाइप ऑफ अ कार्डियक अरेस्ट, पहली चीज़। ठीक है, ईसीजी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ इस तरीके का ग्राफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो पी वेव होती है बेटा, दिस इज ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियम सिस्टोल होता है उस वक्त ये पी वेव बनती है। लेकिन यहाँ पर कहीं पी वेव आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जब एट्रियल एक्टिविटी क्या है, इज नॉट सीन इन ईसीजी, ईसीजी के अंदर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अ डिसरिथमिया विद कार्डियक अरेस्ट, कोई एट्रियल एक्टिविटी इसमें दिखाई नहीं देगी। सो देयरफॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एक रैपिड है, बहुत तेज। कितना तेज, 300 बीट्स पर मिनट तक वेंट्रिकल्स का रेट चला जाता है। क्योंकि पी वेव मिल ही नहीं रही है, इसलिए एट्रियल रेट का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर ही। सो इज अ रैपिड डिसऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइज्ड है, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। कहीं पर भी आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। देन वेंट्रिकुलर रिदम कॉजेज इन इफेक्टिव क्विवरिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। क्विवरिंग मतलब होता है पल्सेशन, है ना, जो भक 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 लब डब जो चलता है, दैट इज कॉल्ड अ पल्सेशन। तो क्विवरिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स यानी जो पल्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स है वो क्या होता है, उसका रिदम इनइफेक्टिव है। देख रहे हो। सो ये ईसीजी आपको दिखाई देगा। दिस ईसीजी विल बी सीन इन द ईसीजी ग्राफ। दिस क्लियर है। जैसे पेशेंट आता है चेस्ट पेन में, पेशेंट क्या है, मतलब तुरंत हो गया अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। उसका क्या बोलते हैं, पल्स नहीं मिलेगा, ब्लड प्रेशर नहीं मिलेगा, उसका डिस्निया हो सकता है उसको। ठीक है, तो आप तुरंत पेशेंट का ईसीजी करते जब चेस्ट पेन बता रहा है, लेफ्ट साइडेड जब चेस्ट पेन बता रहा है तो ईसीजी इस तरीके का बेटा निकल के आएगा। ठीक है, सो अगर हम इंटरप्रेट करेंगे इस ईसीजी को तो वेंट्रिकुलर रेट कितनी है, 300 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा। रिदम कितनी है, रिदम इज एक्सट्रीमली इरेगुलर। ठीक है, रिदम क्या है, इरेगुलर है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पैटर्न, कोई इसका स्पेसिफिक पैटर्न नहीं आपको दिख रहा है। ये क्यूआरएस शेप, दिस इज रिकग्नाइजेबल, मगर यहाँ क्यूआरएस शेप क्या है, दैट इज अनरिकग्नाइजेबल। इज दिस क्लियर, वेरी सिंपल। अब तो आप धीरे धीरे सीख ही गए हैं। हमारी वीडियोस को लोग कम देख रहे हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बेटा सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के या कार्डियक अरेस्ट, इसको तुम कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हो,
ये कार्डियक अरेस्ट हो गया है यहाँ पर ही, ठीक है। अब कार्डियक अरेस्ट कब होता है? जो मायोकार्डियम है, जब मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट का जो मसल है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिस्टोल उसके अंदर नहीं होगा। सो अगर हम कॉजेस की बात करें तो तुम अपने आप एक कॉजेस तो बना सकते हो, क्या? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, ठीक है। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। और यही कैड किस में रिजल्टिंग कर देता है? रिजल्टिंग इन एमआई, रिजल्टिंग इन एमआई। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फाक्शन में रिजल्टिंग कर देता है, ठीक है। दूसरा क्या? एमआई या वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इफ़ अनट्रीटेड। अगर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अगर वो अनट्रीटेड है, उसको ट्रीट नहीं किया गया ढंग से, या फिर अगर ट्रीटमेंट चल भी रहा था और पेशेंट उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो भी आपको क्या तो भी पेशेंट को क्या हो सकता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायो मतलब होता है मसल्स, और उसके अंदर कोई बीमारी हो गई जैसे कि क्या होता है? मायोकार्डाइटिस वगैरह हो गया, ठीक है। वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, अगर वाल्व्स में कोई डिजीज़ है, माइट्रल उसमें क्या होता है? माइट्रल वाल्व में, आयोटिक वाल्व में, और क्या बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व में, एवी वाल्व में, यहाँ पर अगर कोई डिजीज़ है बेटा तो भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी प्रो एरिथमिक मेडिकेशन दे रहे हैं, एरिथमिया को ठीक करने के लिए कोई भी पहले से ही मेडिकेशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है, ठीक है। और मान लो एसिड बेस या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड बेस और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर ही। इलेक्ट्रिक शॉक, हाँ, इसीलिए कभी भी बिना सिक्योर सेफ्टी के बिजली के कोई भी तार को छूना मत, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज। तो अब तुम ये बोल सकते हो कि कार्डियक डिफिब्रिलेटर जो देते हैं वो भी तो एक इलेक्ट्रिक शॉक है। मैंने तुमको पहले बताया था कि जब कार्डियो वर्जन करते हैं कार्डियक डिफिब्रिलेटर में, तो बेटा कार्डियक डिफिब्रिलेटर क्या है? अब यहाँ पर 300 बीट्स पर मिनट चल रही है, ठीक है। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है मान लो 220 वोल्ट का, ठीक है। कोई जो कर्मचारी होते हैं वो 11,000 उस पर काम करते हैं, ठीक है। अब 300 बीट्स पर मिनट चल रहा है, और जैसे ही अभी तो नॉर्मल चल रहा था जब वो काम कर रहा था, 70 मान लो चल रहा था, जैसे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा 220 वोल्ट का ही लगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया। यानी कि जो साइनस नोड है वो इतना अधिक करंट पा गई, तो फट करके उसने अपना करंट जनरेट करना शुरू कर दिया। जब हम कार्डियो वर्जन करते हैं, कार्डियो डिफिब्रिलेटर करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जो करंट डालते हैं दैट इज़ इनटू द जूल, और उस जूल में इसलिए डाला जाता है ताकि जो साइनो एट्रियल नोड है उसकी जो मतलब अनरिदमिक फायरिंग है, ठीक है, जो बहुत स्पीड फायरिंग है, वो फायरिंग क्या हो जाए? कंट्रोल हो जाए, ठीक है। इसीलिए कार्डियक डिफिब्रिलेटर दिया जाता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस कि जब भी कार्डियक डिफिब्रिलेटर आप किसी पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं तो फॉर द गॉड से कोई भी लोग ट्रॉली को या जो लगा रहा है उसको टच नहीं करना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उसके अंदर। मेरी बात समझ गए आप लोग? सो इलेक्ट्रिक शॉक इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बेटा फिर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं ब्रूगाडा सिंड्रोम। ब्रूगाडा सिंड्रोम ये एक्चुअली जेनेटिक है, ब्रूगाडा सिंड्रोम। और इस ब्रूगाडा सिंड्रोम में दिस इज इनहेरिटेड, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वो लेके ही पैदा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? देयर इज अ सडन रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट, सडन रिस्क फॉर कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। समझ गए मेरी बात? चलो अब हम लोग साइन सिम्टम देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग वीडियोस को थोड़ा छोटा छोटा करके, तुम लोग छोटी वीडियोस चाहते हो, इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है फटाफट करने की। ओके, एनी हाउ, सो दीज आर द कॉजेस। अब हम लोग चलते हैं ट्रीटमेंट पे, सॉरी साइन सिम्टम पे। अपना साइन सिम्टम तुमको पता ही है, किसी का दिल बैठ गया है ना, किसी की गर्लफ्रेंड किसी के साथ भाग गई तो उसका दिल क्या हो गया? बैठ गया, मगर वो दूसरा कॉज है, ये तो दूसरा कॉज इधर हो रहा है, ठीक है ना। कॉजेज
अरे यार, साइन सिम्टम्स, ठीक है। चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन होगा, इतना तेज चल रहा है कि जो वेंट्रिकल्स है वो कॉर्नरी, मतलब वेंट्रिकल्स कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लड जा ही नहीं पा रहा है, तो हार्ट का मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो चेस्ट पेन, पेशेंट विल कोलैप्स, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। डिस्निया, हाँ, पल्पिटेशन, पल्पिटेशन मतलब ये होता है कि जब आप दिल धक 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 धक, तो आप उसे खुद से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चेस्ट पेन तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पर, डिस्निया। सो दीज आर ऑल द इमीडिएट साइन सिम्टम्स सीन इन द पेशेंट। जैसे पेशेंट आता है, अपन ईसीजी करते बेटा, वो ग्राफ निकलता है। जैसे ही वो ग्राफ निकलता है वैसे ही आपको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, और इसको आप मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो तुमको पता है, जैसे ही कार्डियक अरेस्ट हुआ तो आपको सबसे पहले तो क्या देना है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर इसको रेडी रखना है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में ये हमेशा रेडी रहता है आईसीयू में, एंड दिस मशीन इज़ ऑलवेज केप्ट इन चार्जिंग। लेकिन अगर मान लो कि कुछ कहीं कहीं ऐसी भी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर ये नहीं मिल पाता है, ठीक है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर या बहुत दूर रखा हुआ है और वहाँ से घसीट के उसको लाना है, तब तक टिल कार्डियक डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर। बिल्कुल सीपीआर आप बिना सोचे समझे, एज ए नर्सिंग पर्सनल, आपने जैसे ईसीजी निकाला वैसे ही आपको सीपीआर क्या करना है बेटा, शुरू कर देना है, ठीक है। और जितना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना कार्डियक डिफिब्रिलेटर डिले होता जाएगा उतना, अगर आपने सीपीआर भी स्टार्ट नहीं किया तो 7 to 10% पर मिनट, है ना, चिल्लाते हैं आप ना, अरे सिस्टर वो लेकर आई, अरे सिस्टर वहाँ से वो लेकर आई कार्डियक डिफिब्रिलेटर। अब सिस्टर मालूम चला कि वो ट्रॉली ही ब्लॉक हो गई, सिस्टर ढकेल रही, कुछ सिस्टर को पता ही नहीं कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और मालूम चला रखा भी हुआ तो चार्ज नहीं है वो, तो आप उसको डायरेक्ट लगा के भी दे सकते हैं, मगर डायरेक्ट लगा के देना दैट इज़ वेरी डेंजरस, उसको चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना देर आप कार्डियक डिफिब्रिलेटर लाने में करेंगे बेटा, 7 से 10% पर मिनट पेशेंट का लाइफ में रिस्क होता रहेगा। और आपको पता है कि अगर 3 to 4 मिनट्स अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन क्या कर देगा, क्योंकि हार्ट जो है दैट इज़ सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी अपने में जनरेट कर लेता है। लेकिन अभी जब प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो फट से क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा में वहाँ पर ही एक क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, जो वहाँ से वो क्या करता है, मैसेज को भेजता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजता है हार्ट को चलाने के लिए। लेकिन वो तभी तो भेजेगा जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो अब यहाँ तो हार्ट चल ही नहीं रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, तो 3 से 4 मिनट के अंदर ब्रेन का क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। एंड वंस द ब्रेन विल डेथ, वंस द ब्रेन विल डाई, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसमें 2 पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं ब्रेन को, तो ये अपने सिग्नल को मेडुला ऑब्लोंगाटा से भेज ही नहीं पाएगा। जब भेज ही नहीं पाएगा तो बेटा पेशेंट किस में चला जाएगा, डेथ में। इसलिए देर नहीं करना है, दिस इज़ वेरी इमरजेंसी क्या बोलते हैं सिचुएशन है ये, ठीक है। तो पहली चीज़, अच्छा अभी अगर आप आईसीयू में लगे हैं, विटनेस्ड अरेस्ट हुआ है तब तो ठीक है, पेशेंट घर से आ रहा है, अनविटनेस्ड अरेस्ट है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में यही सब करना है। अगर पेशेंट आईसीयू में पहले से है तो आपके पास तो वहाँ कार्डियक डिफिब्रिलेटर पहले से आ रहा है, तो दिस इज़ फॉर अनविटनेस्ड केस। अनविटनेस्ड केस रुकना नहीं है बेटा। कार्डियक डिफिब्रिलेटर में जब हम शॉक 1 या 2 शॉक दे देते हैं, उसके बाद भी आपको सीपीआर क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूअस करना पड़ता है फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट तक आपको फिर से सीपीआर करना पड़ता है, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, मसल जो एक्टिव हो गया है, उसके मेंटेनेंस के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है।
ठीक है। और सीपीआर रोकना नहीं है, जब तक कार्डियक डिफिब्रिलेटर नहीं आ रहा है सीपीआर आपको रोकना नहीं है। सीपीआर रोकेंगे बेटा तो ब्रेन को ब्लड हार्ट नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर एक्टिविटी चलती रहेगी सीपीआर से, जो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं उसकी वजह से हार्ट की एक्टिविटी चलती रहेगी, ब्रेन को ब्लड कुछ ना कुछ तो पहुंचता रहेगा। और आपको तुरंत क्या करना है, इंटूबेशन करना है। इंटूबेशन है ना, कहाँ लिखूँ, इसको हटाते हैं। इंटूबेशन करना है। इंटूबेशन मतलब एंडोट्रैकियल ट्यूब डाल के आपको क्या करना है, इंटूबेशन, ईटी ट्यूब डाल देना है। और ईटी ट्यूब डाल के रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है, क्योंकि हार्ट तो आप चला रहे हैं एक्सटर्नल कार्डियक कॉम्प्रेशन से, लेकिन उसको ऑक्सीजन भी तो देना है, ताकि ब्रेन तो ऑक्सीजन उसको चाहिए ना, तो उसको ऑक्सीजन भी देना है। तो ईटी ट्यूब तुरंत डाल देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ईटी ट्यूब डालो, सीपीआर रोकना नहीं है जब तक कार्डियक डिफिब्रिलेटर आता नहीं है। सो किताब में लिखा हुआ है, टिल कार्डियक डिफिब्रिलेटर इज अरेंज्ड, टिल देन सीपीआर, अ मेडिकल पर्सनल हैज़ टू डू द सीपीआर अनइंटरप्टेड। इंटरप्शन उसके अंदर नहीं करना है। तो बेटा सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इतना ही काफ़ी नहीं है कि कार्डियक डिफिब्रिलेटर से आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी और हार्ट के मसल्स काम करना मान लो शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद भी आपको सीपीआर क्या करते रहना है, कार्डियक डिफिब के बाद भी सीपीआर आपको 2 से 3 मिनट तक पीछे कंटिन्यूस करते रहना है। उसके बावजूद भी पेशेंट रिवर्स एट्रियल फिब्रिलेशन में या रिवर्स कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग देते हैं इंजेक्शन एड्रिनलिन। इंजेक्शन एड्रिनलिन आपको ये पता है, ठीक है। इंजेक्शन एड्रिनलिन पहले के समय में सीधा इंट्राकार्डियक दे देते थे, इंट्राकार्डियक है ना, इंट्राकार्डियक सीधा हार्ट में डाल देते थे, या आप सबकुटेनियस देते थे, या आप आईवी भी दे सकते हैं, या इंट्राऑसियस भी दे सकते हैं। इंट्राऑसियस, इंट्राऑसियस क्योंकि वहाँ से अब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्पीड से होता है। इंट्राऑसियस हड्डी में दे सकते हैं ना, ऑसियस मतलब होता है हड्डी, तो वहाँ पर भी इंजेक्शन एड्रेनलिन दे सकते हैं। लेकिन इंजेक्शन एड्रेनलिन जो है बेटा, इमरजेंसी के समय में आप आईवी भी देना है और इंट्राऑसियस भी आप दे सकते हैं। सबकुटेनियस में क्या होता है कि थोड़ा स्लो अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इंट्राकार्डियक आजकल बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, मुझे नहीं मालूम कहीं कहीं यूज़ करते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन रेयरली यूज़ करते हैं। अब डिपेंड करता है कि इंजेक्शन एड्रेनलिन जब आप लेकर आ रहे हैं तो उस इंजेक्शन एड्रेनलिन की स्ट्रेंथ क्या है, इस पर थोड़ी सी हमें बात करनी है। क्योंकि आप हड़बड़ लेकर आए, गप से आपने लगा दिया, और जब गप से लगा दिया तो एड्रेनलिन का काम तो आप जानते हैं, एड्रेनलिन इज़ वन ऑफ द हार्मोन एंड इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, एड्रेनलिन एक हार्मोन भी है जो कि एड्रिनल मेड्यूला से सिक्रीट होता है, ठीक है। इंजेक्शन एड्रेनलिन की बेटा अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। अगर इंजेक्शन एड्रेनलिन 1:10,000 की स्ट्रेंथ पे ना, ऐसा कॉमन ही लगा रहता है, 10,000 की स्ट्रेंथ पे है तो डायरेक्टली इसको पूरा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक इसको डायरेक्टली पूरा नहीं लगाते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, चूँकि ये 1 ml का ही एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन इज़ ऑलवेज ऑफ 1 ml, और इसके साथ 9 ml आपको क्या लेना है, 0.9 नॉर्मल सलाइन। और इस 0.9 नॉर्मल सलाइन को उसके साथ डाइल्यूट करके और फिर अपने को स्लोली इसको पेशेंट को आईवी आप इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन कैन बी रिपीटेड एवरी 4 मिनट्स। एड्रेनलिन कैन बी रिपीटेड एवरी 4 मिनट्स, ठीक है, अरे एवरी 4 मिनट्स। सो 1:10,000 का अगर स्ट्रेंथ है तो 1 ml आपको एड्रेनलिन लेना है, उसमें 9 ml क्या मिलाना है, 0.9% नॉर्मल सलाइन, और तब इसको इंट्रावीनस स्लोली देना है। एड्रेनलिन का काम ये है, एड्रेनलिन इज अ वैसोप्रेसर, ठीक है। शॉक में क्या हो जाता है, वैसोडायलेटेशन, तो ब्लड इधर उधर भागता है, तो इधर उधर ना भाग के आप उसके जो ब्लड वेसल्स के लूमन को छोटा कर दो तो ब्लड इधर उधर नहीं भागेगा और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हालांकि एड्रेनलिन के और भी कई सारे काम है, जैसे ब्रोंको डायलेटर भी है,
इट इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर ऑल्सो, ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर भी है, ठीक है। तो एड्रेनलिन इसलिए काम आते हैं बेटा कि जो आपने सीपीआर किया है, सीपीआर से आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की जनरेट कर दी है, या फिर आपने कार्डियक डिफेक्ट दिया है और हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी को आपने जनरेट कर दिया है, तो उस मसल काम करता रहे, उसके मेंटेनेंस के लिए इंजेक्शन एड्रेनलिन दिया जाता है। इज दिस क्लियर? उसके बाद आप इंजेक्शन सोडा बाई कार्ब है, ये भी देते हैं। सोडा बाई कार्ब काहे के लिए? मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब ये होता है कि जब हार्ट का काम बंद हो जाता है तो ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, किडनी को ब्लड पहुंचता नहीं है, लीवर को ब्लड पहुंचता नहीं है। जब नहीं पहुंचता है तो उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा तो ब्लड का जो एसिडिक जो पीएच है वो पीएच लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हालांकि ब्लड का पीएच 7.4 इधर इज स्लाइटली एसिडिक, मगर हाईली एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बेस दे देते हैं इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको 25 ml का एम्पूल होता है, 100 ml 4 एम्पूल आप एक साथ इंट्रावीनस दे सकते हैं, स्पीड से इसको चला सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाए या वो क्या हो जाए, एक नॉर्मल उसमें आ जाए। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है सीपीआर एंड डीफैब, पहली चीज़। सेकंड चीज़ बेटा क्या होता है कि जब तक हम सीपीआर और डीफैब करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन पाए, है ना, बिना ऑक्सीजन पाए कोई भी सेल का जो मेटाबॉलिक डिमांड होता है, मेटाबॉलिक डिमांड मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज़ ऑलवेज इंक्रीज्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी सेल अगर एट अ टाइम काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप छोटा सा मान लीजिए कि वो लेकर आते हैं गर्मी के दिनों में फल फ्रूट लेकर आते हैं, आप उसको बाहर रख दीजिए, 2 दिन में सड़ जाएगा। दूध आप रात में उबाल कर रखिए, सुबह तक अगर क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्म है तो फट जाता है, तो आप उसको फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में इसलिए डालते हैं कि ताकि किसी भी सेल की जो डिमांड है, अगर फ्रूट आपने फ्रिज में डाला है तो वो 2-3-4 दिन तक फ्रेश रहता है, क्योंकि बाहर रखे रहेंगे तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। फ्रिज के अंदर डाल देते हैं तो उसकी मेटाबॉलिक डिमांड यानी कि जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर भी हमको जो हार्ट का जो सेल है या बॉडी का पूरा सेल है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसका ऑक्सीजन डिमांड या मेटाबॉलिक डिमांड उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब हम मेटाबॉलिक डिमांड की बात करते हैं इसका मतलब ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं। टिश्यू को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? नर्सिंग आदमी क्या करेगा? नर्सिंग आदमी बेटा फट से क्या करता है, एक और इसमें तरीका है, ठीक है। मतलब देखो सीपीआर वगैरह सब तो करना है, इंजेक्शन एड्रेनलिन भी तुमको लगानी है, कार्डियक डिफिब्रिलेटर भी तुमको करना है, ठीक है। उसके सोडियम बाइकार्बोनेट भी तुमको देना है, आईवी फ्लूइड भी तुमको स्टार्ट करनी है। उसके साथ साथ क्या करते हैं? इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया। इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया, इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया का मतलब ये होता है कि आप जो मेटाबॉलिक डिमांड उस वक़्त हो गई है, अगर वो मेटाबॉलिक नीड पूरी नहीं होगी तो सेल सड़ने लगेंगे, सेल खराब होने लगेंगे। तो तुम जितना भी सीपीआर कर लो, जितना भी तुम कार्डियक डिफेब कर लो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, पेशेंट को मरना ही होगा, ठीक है। तो फॉर मेंटेनेंस, जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड सेल की कम हो जाए, तो इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया करते हैं। और इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया में बेटा विथ सीपीआर, सीपीआर नहीं रोकना है, प्लस कार्डियक डिफेब ये भी नहीं रोकना है आपको, इसको करते जाना है, ठीक है। 32 डिग्री से 34 डिग्री तक उसका टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 89.6 टू 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कम कर दो। नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 98.4 डिग्री है, या तुम्हारे हिसाब से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तुम्हारे हिसाब से क्या, किताब के हिसाब से। तो देखो इससे कम कर दिया। इसको कम करने से ये होता है बेटा, जो कार्डियक सेल्स है, ये कार्डियक सेल्स की मेटाबॉलिक डिमांड क्या हो जाएगी? रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दो ना, जो अभी बढ़ी तो उसको तुम कम कर दो। तो सोचो कितना इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सीपीआर, इंड्यूस हाइपोथर्मिया, कार्डियक डिफिब्रिलेटर, इंजेक्शन एड्रेनलिन, इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, कैसे नहीं बचेगा? बचना तो उसको है, ये है। अब तुम ये कहो, अच्छा ये इंड्यूस्ड हाइपोथर्मिया जो करते हैं बेटा, इसको 12 to 24 आवर्स, अब तुम 24 घंटा तो सीपीआर नहीं कर सकते। वंस द कार्डियक एक्टिविटी इज रीस्टोर, मेंटेनेंस उसको हमेशा करते रहना है, मेंटेनेंस उसको हमेशा करते रहना है।
मेरी बात समझ गए आप? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ग्रोइन में या एक्जिला में, ग्रोइन और एक्जिला में क्या रख सकते हैं, आइस पैक्स को। इतना भी नहीं रखना है कि वहाँ मान लो चलो वहाँ के सेल सड़ जाए ठंड से, ठीक है, बीच बीच में उसको करते रहना 12 से 24 घंटे तक इसको मेंटेन करना है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मान लो रिवर्स कार्डियक अरेस्ट हो जाए, समझ गए मेरी बात? अगर मान लो रिवर्स का बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेटा मुझे माफ़ करना, हम छोटी वीडियो बनाना चाहते हैं तुम्हारे लिए। अगर रिवर्स कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो सब कुछ तुमने किया, रिवर्स कार्डियक अरेस्ट, इसीलिए आईसीयू में रखा जाता है पेशेंट को, इसीलिए 12 से 24 घंटे कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने पे पेशेंट ठीक ठाक रहा, उसका ब्रेन भी तुमने बचा लिया। लेकिन मालूम चला सुबह तुमने कहा अरे सिस्टर सब कुछ ठीक है, ऐसा करो सब निकाल दो, पेशेंट इज ऑल राइट, नाउ डिस्चार्ज द पेशेंट। अरे बाबा डोंट डिस्चार्ज द पेशेंट, ठीक है। मान लो अगर उसको रिवर्स कार्डियक अरेस्ट हो गया तब तुम क्या करोगे, ठीक है। फिर वही सारी दुनियादारी करनी, CPR प्लस DFib प्लस अमायो डेरोन का इंजेक्शन तुम लगा दो, प्लस लिडोकेन का इंजेक्शन लगा दो। मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ लिडोकेन, ठीक है। वैसोप्रेसिन इंजेक्शन्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, इसको लगा दो, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। जब सब कुछ मेंटेनेंस हो गया तब आप, अगर पेशेंट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ है तो आप बेटा एंजियोग्राफी करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितना ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज जब आपको पता चल जाता है बट इज़ मोर देन 60% 70%, तो क्या कर देते हैं, परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कार्डियक एंजियोप्लास्टी। तो आप क्या कर देते हैं, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डाल देते हैं, और पेशेंट 2 दिन बाद डिस्चार्ज। क्लियर है? सो दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इज़ अ वेरी लीथल, इज़ अ वेरी डेंजरस। और आप लोग बेटा पढ़े लिखे लोग हो तो लपड़ झपड़ नहीं करना। लपड़ झपड़ करने का मतलब ये है कि मोस्टली नर्सिंग स्टाफ घबरा जाते हैं, हालांकि उनका एक्सपीरियंस हो जाता है इसी ICU में काम करते करते, तो घबराना नहीं है। बहुत शांत मन से जो पढ़ा है उसको दिमाग में रिकॉल करना है और उसके बाद अपने काम को अंजाम देना है। टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो सवाल करिएगा, अगर आ गया है तो इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करा करिए महाराज, और ड्यूरेशन थोड़ा सा देखने का बढ़ा दीजिए। थैंक यू, ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो फिर कहोगे ड्यूरेशन आप खुद बड़ा करते हो तो हम बकवास नहीं सुनेंगे। ओके, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।